ब्रॉट टू यू बाय रजनीगंधा। यूं ही नहीं ताज ताज बन जाता है। शिल्पकारों का हुनर और चुनिंदा संगमरमर ताज को नायाब बनाते हैं। कुछ ऐसे ही चुनिंदा जगहों से बस खास ही चुनकर लाता हूँ। कतरे कतरे को मैं हीरे सा परखता हूँ। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूँ। बिहार चुनाव परवान चढ़ चुका है। रोज की तरह बिहार तक के मंच पर एक नए अतिथि से आज मुलाकात आपकी होने वाली है। आज की जो हमारी मेहमान है बड़ी लोकप्रिय प्रवक्ता है, आरजेडी की प्रवक्ता है प्रियंका भारती, जिनका बहुत बहुत स्वागत है बिहार तक के मंच। शुक्रिया। फैक्ट्स रखने के लिए आप जानी जाती हैं, आक्रामक तरीके से हंस हंस कर भी आप अपनी बात कह देती हैं बड़े अच्छे अंदाज में। आप ग्राउंड पे भी गई हैं, हाल में बिहार में गई हैं, अब जाने भी वाली हैं आगे बिहार में। क्या कुछ अब तक समझ में आया है, अगर सच्चा आकलन आप दें? झूठ बोलना हमने सीखा नहीं क्योंकि हम भाजपा से हैं नहीं। और दूसरी बात कि अगर मैं ग्राउंड की आपको बात बताऊं, एक चीज़ जो मुझे हर जगह एक लहर के रूप में देखने को मिली है वो है युवाओं का समर्थन, क्योंकि उनके भीतर कई पीड़ाएं हैं। और अगर मैं उसको अगर कविता का मैं शक्ल दे पाऊँ तो मैं यही कहूँगी कि गहरी पथरीली नदियों में कई कसमसाहट है, रोष से भरी हुई, मुक्त होने के लिए, आवाज़ बनने के लिए अब बस हुआ। ये ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की कविता है। उनके भीतर भी एक कसमसाहट है। बार बार पेपर लीक्स हमने देखा है, चाहे वो बीपीएससी का पेपर लीक हो, दरोगा का हो, अमीन का हो, हर तरह से। तो वो परेशान है कि पहले तो एक एग्ज़ाम नहीं होता है, जब हो भी जाता है तो पेपर लीक हो जाता है। तो हमको एक ऐसी गवर्नमेंट चाहिए जो कम से कम हमको एक इंश्योरिटी कर पाए, हमको एक श्योरिटी दे पाए, गारंटी दे पाए कि हम आएंगे तो नौकरी आपको देंगे, रोजगार आपको देंगे, इधर उधर की बात ना करे, मंदिर मस्जिद ना करे। तो युवाओं के भीतर मैंने एक बदलाव की जो चिंगारी है वो देखी है। वो चाहते हैं कि बिहार तरक्की करे, उनको नौकरी मिले, जो उनका उम्र निकला जा रहा है वो उम्र ना निकले। ये मैंने देखा है। प्रियंका जी, मुद्दा तो बहुत अच्छा है, लोकसभा में भी इस मुद्दे की बहुत बात हुई, लेकिन आपको लगता है कि जब हम 2020 से इसका कंपैरिजन करते हैं, तेजस्वी यादव का मोमेंटम क्या युवाओं के मुद्दे को लेकर इस बार क्या धीमा पड़ गया? पहले बहुत ज्यादा मोमेंटम देखने को मिल रहा था, कहा जा रहा था कि उसके ही वजह से ताजपोशी के पास नजदीक भी वो पहुंच गए थे, लेकिन इस बार शायद वो मोमेंटम धीमा पड़ता हुआ नजर आया। जब राहुल गांधी और तेजस्वी यादव दोनों वोटर अधिकार यात्रा निकाल रहे थे, बहुत अच्छा मोमेंटम बिल्ड हुआ, लेकिन जैसे जैसे चुनाव नजदीक आया वो सब धीमा पड़ता हुआ नजर आया। आपने अगर रैलियों को ही सिर्फ देखा होगा, सिर्फ कल की ही मैं अगर बात बता दूं, आप एक बार विजुअल्स निकाल करके देखिए, लाखों लाख लोगों की भीड़ पहुंची हुई है। क्यों पहुंची हुई है? क्योंकि मैं फिर कहूंगी उनको उम्मीद है कि बदलाव होगा। बदलाव इसलिए होगा क्योंकि एक तरफ आप ये देखिए, जो सरकारें जो सीधे कहती है नौकरियां दे पाना संभव ही नहीं है, कम से कम ये तो अच्छा हुआ, मैं अपने नेता की शुक्रगुजार हूं, उन्होंने कहा हम नौकरियां देंगे। ये कहने पर भाजपा एनडीए मजबूर हुई कि नौकरी दी ही नहीं जा सकती, इसी बहाने नौकरी के मुद्दे पर आए। तो ये तो पहली हमारी जीत है। दूसरी बात कि अमित शाह जब बिहार आए थे, आपने खुद देखा होगा, उन्होंने कहा कि बिहार में इंडस्ट्रीज सेटअप नहीं हो सकती, इंडस्ट्रीज नहीं सेटअप हो सकती क्योंकि जमीन नहीं है। तब मुझे बताइए, कोई भी बिहारी हवा में तो तैरता नहीं होगा या पानी में तो मछली के जैसे नहीं रहता होगा। ज़मीन है हमारे पास, ज़मीन थी तब तो पीरपैंती पावर प्लांट जो सरकारी बजट का हिस्सा था वो दे दिया गया अडानी जी को बनाने के लिए। और मुझे नहीं पता जो 24,000 करोड़ अलोकेट किए गए थे बिहार बजट के लिए पीरपैंती पावर प्लांट बनाने के लिए, वो प्राइवेट सेक्टर्स को कैसे मिले। दूसरी बात, जब आप कहती हैं कि मोमेंटम स्लो हुआ, मैं नहीं मानती इस बात को, क्योंकि मोमेंटम तब स्लो होता जब सबको नौकरियां मिल जाती, कोई परेशान नहीं होता। जब युवा परेशान है, सड़कों पर आ रहा है, पुलिस से भिड़ंत हो रही है, मार खा रहा है, संविदा कर्मियों की नौकरी तुरंत खत्म कर दी जा रही है। 7 से 8 हजार लोगों की नौकरियां पिछले महीने ही खत्म कर दी गई थी, रोज हम इस पर चर्चा कर रहे थे। तो इसी चलते आप देखिएगा मैनिफेस्टो में भी एकदम खुल करके मुखर तौर पर तेजस्वी जी ने कहा कि जितने संविदा कर्मी हैं उनको हम परमानेंट करेंगे। हम इसलिए कहते हैं क्योंकि अगर आप भी काम कर रही हैं निधि जी, अगर आपको भी कल को बिना कुछ बताए नौकरी से निकाल दिया जाए, वो कैसा फीलिंग होगा? क्या आपके भीतर गुस्सा नहीं होगा, रोष नहीं होगा, ये सवाल नहीं उठेंगे कि आखिर मैंने ऐसा क्या गलत किया कि मेरी नौकरी छिन गई, रोजी रोटी छिन गई? तो इसीलिए हम गारंटी दे रहे हैं कि हम उनके जो संविदा कर्मी, जिनको मैं मानती हूं कि वो नया बंधुआ है इस आज़ाद भारत में भी, उन संविदा कर्मियों की नौकरी को पक्का किया जाए, गारंटीड रोजगार हो, इधर उधर ना हो। तो मैं मानती हूं कि मोमेंटम तो और आपको भी बिल्डअप होते हुए दिखेगा जो है, और भी उसमें ग्रोथ देखने को मिलेगा।
वो दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। जहाँ तक मैं जानती हूँ राहुल जी भी बिहार जा रहे हैं, प्रियंका जी भी बिहार जा रही है, इनफैक्ट हमारे नेता अखिलेश जी भी बिहार आ रहे हैं, तो उसका भी बहुत आपको खूबसूरत नज़ारा हर जगह देखने को मिलेगा। तो वी आर हैप्पी कि जितनी समाजवादी ताकतें हैं एकजुट हो रही हैं बिहार में बदलाव लाने के लिए, क्योंकि बिहार में बदलाव होगा तो अब देख पाएंगे कि अगले आने वाले सालों में ही, चाहे वो बंगाल के चुनाव हो, उत्तर प्रदेश के चुनाव होने वाले हैं, तो हर जगह तस्वीर बदलेगी। अच्छा, तेजस्वी यादव की गारंटी पर हम जरूर बात करेंगे, लेकिन आपने इस बीच एक बात कही, आपने कहा कि तेजस्वी यादव की रैलियों में बहुत भीड़ है, कल की आप रैली की भी बात कर रही हैं, लेकिन क्या भीड़ का मतलब वोट है? बिल्कुल कन्वर्ट है, होगा? बिल्कुल है। वो तब नहीं होता जब वो भीड़ पैसे देकर लाई जाती, जब वो भीड़ जबरन लाई जाती। जैसा आप कई बार प्रधानमंत्री बिहार जाते हैं, आप देखी होंगी जीविका दीदियों को मजबूर किया जाता है कि आप सुबह 5 बजे निकल आइए और यहाँ पर मौजूद रहिए। हम किसी को मजबूर तो नहीं करते ना, या लेटर्स नहीं लिखा जाता है कि आपको इतने लोगों को बसों में भरकर लाना होगा। जो लोग आते हैं वो भले लोग उसको टर्म देते हैं भीड़, पर मैं मानती हूँ कि ये लाखों लाख उम्मीदें हैं जो अपना एक रास्ता तलाश रही हैं कि कल को एक बदलाव हो तो उस बदलाव से मेरे भी जीवन में कुछ बदलाव आए। तो मैं मानती हूँ कि जितने भी लोग आ रहे हैं ये उम्मीद लेकर आ रहे हैं कि वी विल सी अ चेंज इन बिहार। अच्छा, तेजस्वी यादव की हर घर नौकरी वाली जो गारंटी है, और दूसरी तरफ हम देखते हैं नीतीश कुमार की भी महिला रोजगार योजना है, 10,000 वाली, बैंकों में पैसे डाले जा रहे हैं, तो उस पर ज्यादा विश्वास नहीं हो रहा होगा लोगों को वर्सेस तेजस्वी यादव के कल के वादे जो कल पूरे होंगे? पता है निधि जी, मुझे तकलीफ इस बात की होती है कि जब अब नेता कुछ वादा करते हैं या गारंटी देते हैं तो शक की निगाह से देखा जाता है। नेताओं की साख इस देश में पूरी तरह से गिर ही रही है दिन प्रतिदिन, क्योंकि जो हमारे प्रधानमंत्री हैं माननीय हैं, उन्होंने भी ये कहा था कि मैं जब आऊँगा तो मैं काला धन जो लाऊंगा 15 लाख हर खाते में पहुंचाऊंगा। जब वो नहीं पहुंचा, जब उन्होंने कहा कि हम 2 करोड़ रोजगार देंगे हर साल, वो नहीं पहुंचा, उल्टे आप बिहार आके बोलते हैं रील बनाओ, ये रोजगार है, पकौड़ा तलो रोजगार है, तो नेताओं की शाख गिरती है। लेकिन अगर मैं तेजस्वी जी की बात करूं, क्या ये पहली बार है कि जो हमने वादा किया है वो ऐसे ही वादा नहीं किया है। आपको 2005 अगर मैं याद दिलाऊं रघुवंश बाबू की, उस समय भी जब हमने नरेगा लाया, नरेगा में पहले हमने एक्ट बनाया, कानून बनाया, कानून के तहत इसको इंप्लीमेंट किया गया कि 100 दिन का रोजगार तो आपको ग्रामीणों को देना ही पड़ेगा। और फिर उसी तर्ज पर इस बार हमने क्या कहा कि सरकार आते ही 20 दिनों के अंदर हम कानून बनाएंगे। और जब आप कोई कानून बनाते हैं तो कानून से आप भी तो बाध्य होते हैं। अगर आप वो चीज़ नहीं करेंगे तो फिर कानून का जो शिकंजा है आपके ऊपर भी आएगा। तो हमने ये कहा है पहले हम कानून बनाएंगे, फिर हम 20 महीने में रोजगार देंगे, नौकरी देंगे। हमने नौकरी की बात की है क्योंकि हमको लगता है ये पॉसिबल है। पिछली बार भी जब 2020 का चुनाव हम लड़ रहे थे, तेजस्वी जी ने कहा था 10 लाख हम नौकरियां देंगे, तो बहुत मजाक बनाया गया था, तरह तरह से तंज कसे गए थे। और उन्होंने कहा था जैसे आएंगे पहली कलम से देंगे। क्या 17 महीने की सरकार हमारी आई तो हमने पहली कलम से नौकरी नहीं दी? उस विभाग में, जिस विभाग में कई सालों से रिक्तियां खाली थी, अभी भी कई रिक्तियां खाली हैं, कई चीजें नई जनरेट की जा सकती हैं। व्हाट यू नीड इज विल पावर टू हैव अ विजन एंड टू ब्रिंग अ चेंज। और वो मैं विल पावर तेजस्वी जी में देखती हूँ। इस बार भी सवाल यही उठे कि हर घर नौकरी का वादा तो आपने कर दिया, लेकिन इतना पैसा आप कहाँ से लाएंगे? ये फीजिबल है क्या? क्या ये सिर्फ कागजी बात कह दी गई है? पैसा कहाँ से लाएंगे? पैसा तो तब भी खोजा जा रहा था 2020 में। कहाँ से इतना पैसा लाइएगा कि 10 लाख लोगों को नौकरी दीजिएगा? फिर इस बार वही सवाल उठा, वी हैव अ रोड मैप। जब आप बिहार की बात करते हैं, मुझे याद आता है शायद कलाम जी ने ही ये कहा था कि बिहार की धरती में इतनी उर्वरक शक्ति है कि वो अकेले अनाज का पैदावार करके पूरे देश को 3 से 4 महीने खिला सकता है। वी हैव अ गुड सॉइल, गंगा डुआब रीजन है हमारा, हम अच्छे से प्रोडक्शन कर सकते हैं। आपको भी पता होगा मुजफ्फरपुर से है, मुजफ्फरपुर की लीची पूरा देश जानता है, भागलपुर का सिल्क पूरा देश जानता है, हाजीपुर का वो मीठा चिनिया केला, एवरीवन नोज। फिशरी की अगर मैं प्रोडक्शन की बात करूं तो 4th पोजीशन पे हम, वी कैन बी ऑन द फर्स्ट वन। हम सारा एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री सेटअप कर सकते हैं। मक्का है हमारे पास, मखाना है हमारे पास, द सेम मखाना जिसको हम लोग फॉक्सनट भी कहते हैं। अमेरिका में उसने हाल ही में पॉपकॉर्न्स को रिप्लेस करके मखाने पर लोग आए हैं। कैन वी नॉट डू दैट? वी कैन। अगर हम ये सारे एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज सेटअप करें, फिशरी इंडस्ट्री, डेयरी इंडस्ट्री, हम बड़े बड़े सेक्टर्स इनको खोलें और जो सरकार के अंदर काम करें, तो क्या नौकरियां नहीं जनरेट की जा सकती हैं? मुझे इसीलिए लगता है कि अगर आपकी इच्छा शक्ति होगी तो आप ये नहीं कहेंगे कि नहीं तो हो ही नहीं सकता, उल्टे आप कहेंगे क्या नहीं हो सकता। बिल्कुल हो सकता है अगर आपकी इच्छा शक्ति है। चलिए, सत्ता पक्ष के लोग कह रहे हैं कि हर घर नौकरी, चूंकि आप इसी मुद्दे पे बात कर रही हैं,
हर घर नौकरी देंगे कैसे, जो आपके पक्ष में तर्क दिए जा रहे हैं, आपकी पार्टी के प्रवक्ता या आपकी पार्टी के एलाइज पार्टनर जो भी हैं उनके प्रवक्ता ये कह रहे हैं, यही सवाल शिद्दत से 2014 से अब तक पूछ लिए होते कि 2014 से लेके अब तक 2 करोड़ नौकरी पर क्या सरकार ने किया तो देश का कल्याण हो गया होता। जो सवाल अब मुख्य सवाल ये है कि हर घर नौकरी देने का वादा, मैं कई यहाँ पे वरिष्ठ पत्रकार आए, राजनीतिक विश्लेषक आए, नौकरी चूंकि इमोशन से जुड़ा हुआ सब्जेक्ट है बिहार में, बिहार के बाहर भी कहीं भी चूंकि पलायन हम लोग सबसे ज़्यादा करते हैं, तो आप जो ये नौकरी का वादा कर रहे हैं लोगों के साथ, ये अगर 5 साल आपकी सरकार आती है तो ऐसा तो नहीं होगा कि उनके इमोशन के साथ कोई छलावा हो जाएगा? ये लोग पूछ रहे हैं, आपके पोस्ट पर भी कमेंट कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर भी लिख रहे हैं, क्या जवाब देंगे उनको? मैंने तो इसीलिए रघुवंश बाबू का जिक्र किया ना कि हम कानून ला करके ही कोई वादा करते हैं। हमने कहा कि सबसे पहले हम एक्ट बनाएंगे, जैसे नरेगा का एक्ट बना और उसके बाद ही मनरेगा वो हुआ, और फिर आप देख सकते हैं कि 100 दिन का लोगों को रोजगार मिला हर घर, मतलब जितने भी गरीब वंचित तबके हैं जिनको मिलना चाहिए था। अब उसी तरीके से पर आप आज मनरेगा की जो स्थिति है वो तो हम देख ही पा रहे हैं। लेकिन अगर मैं फिर बात करूं, तेजस्वी जी ने कहा हम कानून लाएंगे, कानून से हर व्यक्ति बाध्य होता है, उसको वो ब्रेक नहीं कर सकता है। व्हेन एनीथिंग इज कन्वर्टेड इनटू लॉ, हम लॉ पास करते हैं, नहीं उसको चीज़ को खत्म कर सकते। अगर आपने मैनिफेस्टो देखा होगा, मैनिफेस्टो में हमने ये कहा कि हर पंचायत 300 रोजगार के अवसर हम क्रिएट करेंगे एमएसएमईज के थ्रू। खुद अगर आप फॉलो कर रहे होंगे जीतन राम मांझी जी को, जो हमारे एमएसएमई मिनिस्टर हैं, उन्होंने खुद आंकड़े पेश किए हैं कि बिहार में पिछले 10 सालों में 2000 से ज़्यादा एमएसएमईज बंद हो चुके हैं, जिससे 15,000 लोगों की नौकरियां खत्म हो चुकी हैं। अगर मैं पंचायत स्तर पर बात करूँ, जब हम 300 रोजगार की बात करते हैं, 8,000 से ज़्यादा पंचायत है बिहार में। अब 8,000 इंटू 300 आप कर लीजिए, कितनी नौकरियां हम तो ऐसे ही आपको दिखा रहे हैं कि हम जनरेट कर सकते हैं। एमएसएमईज लाने का मतलब मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आप देखिए, अगर मैं एक कंपैरिजन ड्रॉ करूँ, क्योंकि आप कुछ भी समझाइएगा तो कंपैरेटिव एनालिसिस ज़्यादा बेहतर होता है, कारगर होता है समझाने में। अगर मैं एमएसएमई की बात करूँ बिहार में, अगर मैं मीडियम एंटरप्राइजेस की बात करूँ तो लगभग 570 है बिहार में। वही कंपैरेटिवली गुजरात हैज़ मोर देन 4,000। अगर आप स्मॉल की भी बात करिएगा तो बिहार के पास मुश्किल से मुश्किल 4,000 5,000 है, वहीं 11,000 12,000 के करीब पहुंच जाता है गुजरात में। वाई एम आई कंपेयरिंग दिस? रीज़न ये है कि अगर आप प्रोडक्शन में और एक्सपोर्ट की बात करेंगे, गुजरात एकमात्र ऐसा राज्य है जो एक्सपोर्ट्स में, चाहे वो हैंडीक्राफ्ट्स के आइटम्स हो, फूड हो, इन सब एक्सपोर्ट्स में 48% कंट्रीब्यूशन गुजरात का है। क्या वो बिहार में नहीं हो सकता है? एक पीएम मित्र पार्क अगर जाता है गुजरात में, 30,000 से 40,000 नौकरियां वहां जाती हैं। अगर वो पीएम मित्र पार्क बिहार आया होता तो फिर हमारे पास सोचिए क्या नौकरियां जनरेट नहीं हुई होती। जहां तक हमको मालूम है 1790 एकड़ की भूमि बिहार सरकार के द्वारा दी भी गई थी, मतलब ऑफर किया गया था कि आप पीएम मित्र पार्क बिहार में लेकर के आइए। बट नाउ यू हैव मिनिस्टर्स लाइक गिरिराज जी, जिनसे आप सवाल पूछते हैं कि सर बिहार में पीएम मित्र पार्क क्यों नहीं आता है, वो सीधे कहते हैं ये निगेटिव सवाल पूछने का नय है। मतलब बिहार का सवाल अब भाजपाइयों के लिए निगेटिव सवाल है तो क्या कहा जाए। ठीक है, एक और सवाल, चूंकि अभी चुनाव प्रचार एकदम से परवान चढ़ा हुआ है, कुछ लोग लिख रहे हैं कि तेजस्वी जी की रैली में भीड़ तो बहुत है लेकिन महिलाओं की भीड़ कम है। आप प्रियंका भारती, चूंकि सोशल मीडिया से लेकर आप पार्टी का जब पक्ष रखती हैं तो मुझे लगता है कि तेजस्वी जी भी बहुत शिद्दत से उसे सुनते होंगे, तो आपको लगता है कि इस पक्ष पर भी पार्टी को काम करना चाहिए? आपके जो वेल विशर हैं वो भी लिख रहे हैं और जो आपके विरोधी हैं वो भी कह रहे हैं कि महिलाएं कम हैं इनके रैलियों में। देखिए, अगर फिर कंपैरिजन कीजिएगा तो जो एनडीए की रैलियां होती हैं, जबरन जीविका दीदियों को मजबूर किया जाता है कि आपको आना ही आना है। कई अभी जस्ट पिछले बार नरेंद्र मोदी जी की रैली हुई थी, महिलाओं का मंगलसूत्र छीना गया था, आपको याद होगा, जबकि कह रहे थे प्रधानमंत्री कांग्रेस आएगी तो मंगलसूत्र छीन लिए जाएंगे। पता नहीं किनको भेज रहे हैं, क्या हो रहा है, भगवान मालिक है। पर मैं ये जानती हूँ कि महिलाएं अगर कम आ रही हैं, पर जैसा मैंने देखा है कि कोई भी रैली हो, महिलाओं की संख्या किसी भी रैलियों में कम ही होती है, क्योंकि मोस्टली विमेन आर इन्वॉल्व इन देयर हाउस होल्ड वर्क्स, वो घर में काम कर रही होती हैं। पर हमारा भी यही कोशिश रहेगा कि जहाँ भी, सिर्फ रैलीज में ही नहीं, महिलाएं सड़क पर भी दिखें, सड़क में दिखें, संसद में दिखें, वर्किंग फोर्स में दिखें। इसी चलते जब हम ये कहते हैं कि जब संविदा कर्मियों के रोजगार को हम परमानेंट करेंगे तो उसमें हम महिलाओं के ऊपर भी फोकस रखते हैं, क्योंकि आपको याद होगा जब लालू जी आए थे तो पहली बार पीरियड लीव मिला था बिहार में। उस पीरियड लीव को, जिसको स्पेशल लीव बोला जाता है, उसको खत्म कर दिया गया है। मतलब जिन संविदा कर्मियों में रखा गया है, महिलाएं भी तो हैं वहां पर, उनको वहां नहीं मिल रही है। तो हमारा फोकस महिलाओं को रैली में खींचने से ज्यादा फोकस इस बात पे है
कि हम कैसे वर्कफोर्स जनरेट करें, क्योंकि वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन की अगर मैं विमेन की बात करूं बिहार में सबसे कम है। सबसे ज़्यादा अनीमिक अगर पूरे देश में कहीं महिलाएं तो वो बिहार में है। सबसे ज़्यादा स्टंटेड बच्चे, मैल न्यूट्रिशन बच्चे अगर पैदा होते हैं तो वो बिहार में है। तो हमारा फोकस ये रहेगा कि महिलाओं को हम वर्कफोर्स में जितना से ज़्यादा पार्टिसिपेशन करवाना हो वो करवाएं, जितने इंडस्ट्रीज लाएं एक इक्वल भागीदारी हमको वहाँ पर मिले, जितने पार्क्स आए या SEZ हम इकोनॉमिक जोन्स क्रिएट करें वहाँ पे महिलाओं की ज़्यादा भागीदारी हो। क्योंकि आप देख लीजिए बिहार एक ऐसा राज्य है जहाँ पर अब हर दिन 3 से 4 बलात्कार हो रहे हैं हर दिन। तो तस्वीर अगर बदलनी तो एक खौफ भी तो होता है ना महिला के भीतर कि पता नहीं क्या होगा नहीं होगा। तो इस चलते हमको लगता है कि इस पर एक बात की तो मुझे इस बार बहुत खुशी है कि एज अ पार्टी RJD ही एकमात्र पार्टी है जिन्होंने 24 महिलाओं को टिकट दिया है। सबसे ज़्यादा महिलाओं को टिकट देने वाली पार्टी कोई है तो वो RJD है। आप खुद देख लीजिए, JDU ने 13 दिया है, BJP ने 13 दिया है अकेले, और BJP ने तो लोकसभा चुनाव में 0 दिया था पिछली बार। फिर इसीलिए मुझे लगता है कि अगर महिला सशक्तिकरण की मिसाल RJD पेश कर रही है तो महिलाएं डेफिनेटली हमारे साथ जुड़ेंगी ही जुड़ेंगी। एक और सवाल ले लेता हूँ, फिर हर्ष जी सवाल लेंगे। इस बार आप A to Z समीकरण पर ज़्यादा मेहरबान हैं, कह रहे हैं कि RJD जो है भूमिहारों को भी ज़्यादा प्रतिनिधित्व दे रही है, पंडितों को भी मिल रहा है, सबको मिल रहा है। तो तेजस्वी यादव का A to Z वाला फॉर्मूला आपको लगता है कि थोड़ी सी जो चूक इससे पहले हुई थी उसकी भरपाई है, या फिर सबको साथ लेकर चलने की कवायद है? नहीं, पिछले बार भी तो 2020 के चुनाव में भी A to Z का ही हम बात कर रहे थे। और जब हम दवाई, कमाई, पढ़ाई, लिखाई, सिंचाई, कार्रवाई की बात करते हैं उसमें तो सभी लोग होते हैं ना। दवाइयों की सुविधा अगर जब तेजस्वी जी स्वास्थ्य मंत्री बने, उन्होंने 400 से 500 दवाइयाँ फ्री की तो सभी को मिलेगा। जाति देख के दवाइयाँ थोड़ी दी जाएंगी। अगर सिंचाई की बात करें तो जिन किसानों के लिए हम बात करें कि APM-PMC जो रिपील कर लिया गया तो दोबारा से हम उसको लेकर के आएंगे, तो ये किसान सिर्फ एक जाति में थोड़ी होते हैं। या फिर हम नौकरी की बात करते हैं तो जाति देख के नौकरियाँ थोड़ी दी जाती हैं। कमाई की बात करते हैं वो भी जाति देख के नहीं होती है। पर अगर आप टिकट बंटवारे पर भी बात कर रहे हैं तो मैं आपको याद दिलाऊंगी कि जब हमारी सरकार आई थी उसी 17 महीने में हमने कास्ट बेस्ड सर्वे करवाया। 94 लाख गरीब परिवार मिले, उसमें 25% जो सवर्णों के भी परिवार थे। हमने तो सबको कहा कि जो 94 लाख गरीब परिवार मिले हैं हम सभी को 2 लाख रुपए महीना देंगे, लेकिन क्या वो दिया गया? इनफैक्ट आपको मैं बताऊं तो दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, लॉटरी व्यवस्था निकाली गई कि जो 94 लाख गरीब परिवार हैं पहले अपना स्कीम भेजिए ऑनलाइन कि आपके पास क्या आइडिया है, उसके हिसाब से आपको पैसा दिया जाएगा। 2 लाख तक लोग एप्लीकेशन ही लोग भेज पाए। कितने गरीब परिवार जो हैं जिनका 6,000 से मासिक आय कम है वो कहाँ से आपको ऑनलाइन अपना आइडिया बना करके भेजेंगे? पहले ही था कि 2 लाख देना है, नहीं दिया गया। फिर जो 2 लाख लोगों का एप्लीकेशन भी आया उसमें भी पता है कितने लोगों के पास स्कीम, तब फिर कहा गया कि अब लॉटरी निकालेंगे जिसका नाम आएगा। लॉटरी खेला गया, लॉटरी में भी मुश्किल से 25 से 30,000 लोग आए हैं। तो कैसे भद्दा मजाक किया जाता है गरीबों के साथ, ये तो भाजपा से, NDA से सीखा जाना चाहिए। पर मैं यही कहूंगी कि तेजस्वी जी जब A to Z की बात करते हैं तो वो सर्व समाज की बात करते हैं, क्योंकि समाजवाद का ही डेफिनेशन राम मनोहर लोहिया ने ये दिया है, न कथित ऊंचों से बैर, न छोटों से नफरत, सबको साथ लेके चलना, यही समाजवाद है। और तेजस्वी जी इसी को आगे बढ़ा रहे हैं। प्रियंका जी, जब किसी भी राज्य में विधानसभा चुनाव आ रहा होता है तो उससे पहले के जो 6 महीने होते हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, और उसमें नेता एक भी दिन ऐसा नहीं होता है कि जब वो अपने लोगों के बीच जाने से बचे। अभी कुछ दिन पहले राहुल गांधी अपनी वोट चोरी, जो वोट चोर उनका नारा था, उसको लेके बिहार आए थे, और उन्होंने कम से कम 15-16 दिन जितने भी वहाँ पे बिताए, और फिर वो वापस चले गए। उसके बाद से अभी वो एक भी बार बिहार नहीं आए हैं। पहला सवाल ये। इसी में दूसरा सवाल ये है कि उसके बाद आपकी सीट शेयरिंग को लेके कांग्रेस और अन्य पार्टियों के बीच में काफ़ी रसाकसी चली, ठीक है। उसके चक्कर में भी तेजस्वी यादव लोगों के बीच नहीं गए। तो कुल मिला के ये 1 महीना ऐसा रहा जहाँ तेजस्वी यादव काफ़ी बिजी रहे, और जो अपने उनके बड़े मुद्दे थे उनसे दूर रहे। बड़ा मुद्दा कैसे कि 2020 के चुनाव में एक बहुत बड़ा मुद्दा था रोजगार का, पलायन का, जिसी को लेके तेजस्वी यादव ने काफ़ी एग्रेसिवली प्रचार किया था। लेकिन इस बार ये मुद्दा थोड़ा भटका वोट चोरी की वजह से, जो कि अभी प्रेजेंट आज के समय में ये मुद्दा बिहार के चुनाव की जो भी गर्मी है गायब है। तो आपको नहीं लगता कि ये समय बर्बाद हुआ है? मैं इसको भटकना नहीं मानती हूँ, क्योंकि वोट चोरी या फिर जो SIR का होल प्रोसेस था ये किसी भी इंसान के अस्तित्व से जुड़ा है। अगर मैं आपको नागरिक मानने से ही इनकार कर दूँ तो क्या आप नौकरी भी कर पाएंगे?
सबसे पहले तो नागरिकता आती है, वही छिन जाए। दूसरी बात कि जब बिहार में ये सारी चीज़ें हो रही थी, अगर हम एसआईआर के मुद्दे को नहीं उठाते तो क्या सुप्रीम कोर्ट ये इंश्योर करती कि आधार कार्ड एज ए 12th डॉक्यूमेंट उसमें जोड़ा जाए? क्योंकि मैक्सिमम गरीबों के पास 90% के पास आधार कार्ड के अलावा कोई डॉक्यूमेंट ही नहीं था, इसलिए दैट वाज इंपॉर्टेंट। और उसी के साथ साथ जो आप कह रहे हैं रसाकसी होना या फिर एक महीने में जो चीज़ें दिखने को मिली, मतलब मैं तो मानती हूँ वो नैरेटिव है, क्योंकि अंदरूनी खबर, मतलब शुरू से ये मीडिया हमसे लगातार, मैं डिबेट में जा रही थी, हर दिन यही सवाल हो रहा था, मुख्यमंत्री का चेहरा कौन? मैं हर दिन कह रही थी तेजस्वी यादव। फिर मैंने ये भी कहा, कई बार उनको कहा आपका शो 5 बजे आता है तो 5 बजे ही आएगा ना 4 बजे ना 6 बजे, तो बिल्कुल एक सही समय सीमा होगी, उस दिन हम निकालेंगे। आप देख लीजिए, अभी रिसेंट में अगर आप कवर अप कर रहे होंगे, जेएनयू के चुनाव हैं, ठीक है, जेएनयू के चुनाव में सारी लेफ्ट अलायंसेज एक साथ लड़ती हैं, लेकिन उसमें भी ये होता है कि प्रेसिडेंट हम, ये हम, जनरल सेक्रेटरी हम, उसके लिए एंड तक रसाकसी होती है, मतलब 2 मिनट नॉमिनेशन फॉर्म वापस लेने से पहले तक होती है। जब स्टूडेंट बॉडी इलेक्शंस में ये सब होता है तो मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में ये नहीं होगा। सभी पार्टियां चाहती हैं कि अच्छा से अच्छा उनको रिप्रेजेंटेशन मिले, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सीटें वो निकालें, और ज़्यादा से ज़्यादा सीटें निकालेंगी तो आगे सीएम बनने का, डिप्टी सीएम बनने का चांसेस भी उनका ज़्यादा बढ़ेगा। पर बिहार में आप अगर इंडियन एक्सप्रेस को भी फॉलो कर रहे होंगे, 3 दिन पहले की रिपोर्ट आई है, उसमें बीजेपी के ही नेता, उन्होंने अपना नाम नहीं डिक्लेयर किया वरना पार्टी से निकाल दिए जाते, ऑब्वियस है, उन्होंने खुद कहा कि we are a party of mediocres, especially in Bihar, because we don't have a face. इनके पास अपना चेहरा तक नहीं है। एक नेता हुआ करते थे सुशील मोदी जी, जो इनकी तरफ से फेस हो सकते थे, पर वो तो अब रहे नहीं। तो उसके अलावा आप देख लीजिए, जितने भी इनके पार्टी के लीडरशिप है मैक्सिमम इंपोर्टेड है बाहर से, कहीं ना कहीं से, और जेडीयू का भी वही हाल बना है। तो मैं जहां तक मानती हूँ कि ये जो पूरा समय है, चाहे वो रैलियां हो, हर कुछ हो, हर दिन आप फॉलो कीजिए, एक मुद्दा आपको देखने को मिलेगा, वो है नौकरी और रोजगार। इससे हम ना भटके थे ना भटकेंगे। प्रियंका जी, आप चाहे कितना भी A to Z समीकरण की बात कर लीजिए, लेकिन उस A to Z में जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और महत्वपूर्ण और मजबूत है वो है आपका MY समीकरण। अब जो इसमें M है, इसमें ये कहा जा रहा है कि M जो मुस्लिम हुआ करता था उसको मुकेश सहनी ने रिप्लेस कर लिया है। तो मुकेश सहनी और यादव समीकरण अब जो देखने को मिल रहा है, चूँकि आपने जब ये ऐलान हुआ मुकेश सहनी का, उसके पीछे भी काफ़ी लंबी कहानी है कि वो बिखर गए थे, इससे कहानी सामने आती है, लेकिन आखिरी मोमेंट पे दिल्ली से फ़ोन आया तो उनके नाम का ऐलान हो गया। अच्छा, इसमें जो मैं सवाल आपसे पूछना चाह रहा हूँ ये कि जो मुस्लिम समाज है, जिसकी तकरीबन 17 से 18% वहाँ पे भागीदारी है, उसके नाम का कोई भी डिप्टी सीएम कौन चेहरा होगा उसका कुछ ऐलान नहीं है। और इसी के पीछे एक कहानी ये सामने आई है कि जो शहाबुद्दीन के बेटे हैं उसामा, उसको अगर आरजेडी चुनाव जीतती है तो उनको डिप्टी सीएम बना सकती है। अगर ऐसी कोई प्लानिंग है तो नाम ऐलान करने में किस बात की दिक्कत है? बीजेपी हाईजैक कर लेगी चुनाव? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। और दूसरा कि पता नहीं है कौन ये भ्रम फैला रहा है माई वाला। हाँ, महिला और यूथ तो ज़रूर हैं। और रही मुस्लिम और यादव पॉपुलेशन की बात, तो जब हम सब जिसकी जितनी संख्या उसकी उतनी हिस्सेदारी की बात करते हैं, 14% आबादी तो यादवों की है, मुस्लिमों की भी 18% है, उसमें भी जातियां हैं, तमाम जातियां अलग अलग हैं। हम सभी को रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं। क्या मुसलमानों में मंडल कमीशन ला करके पसमानदा मुस्लिमों को भी ओबीसी का दर्जा हमने नहीं दिया था? हमने तो एक अम्ब्रेला के नीचे सबको लाया। तो सिर्फ जब मल्लाह बोलते हैं आप, मतलब इनको बोलते हैं मतलब मुकेश सहनी जी को एम से जोड़ते हैं, बहुत लोग कह रहे हैं, मैं देख रही हूँ लगातार मल्लाह मल्लाह बोला जा रहा है उनको। अति पिछड़ा नहीं है क्या वो? 36% की आबादी नहीं है वो? उनको रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलना चाहिए? किनके पेट में दर्द हो रहा है भाई अगर अति पिछड़े को रिप्रेजेंटेशन मिल रहा है तो? और किसने कहा कि मुस्लिमों को रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलेगा? आप किस पार्टी पर सवाल उठा रहे हैं? आरजेडी पर, तो जो हमेशा से ही आप देखिएगा, हमारी पहली सरकार ही आई थी वीपी सिंह जी के लीडरशिप में, तो हमने सबसे पहला देश को गृह मंत्री मुसलमान दिया। जब हमारी दूसरी सरकार है देवी गौड़ा जी के रूप में स्टेट होम मिनिस्टर हमने तस्लीमुद्दीन साहब जी को दिया। वित्त मंत्री की अगर मैं 2015 की बात करूँ, हमारी सरकार बनी थी फुल मेजोरिटी में, हमने अब्दुल बारी सिद्दीकी जी को वित्त मंत्री बनाया। हमारे नेता प्रतिपक्ष वो रह चुके हैं बिहार में। तो जितने इंपॉर्टेंट पोस्ट हैं, तेजस्वी जी ने तो खुद भी खुल के कहा है ना कि अभी बहुत सारे डेप्यूटी सीएम डिक्लेयर होने बाकी हैं और वो जातियों और धर्म दोनों से होंगे। अच्छा, मेरा एक सवाल और है आपसे कि महागठबंधन में इस समय आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी है, तो आरजेडी जितनी सीटों पे भी लड़ रही है उनमें से कितनी सीट जीत जाएगी आपको लगता है? प्रवक्ता के तौर पे पूछेंगे तो हम तो कहेंगे टोटल जमीनी भी कहिएगा तो हम पूरा भरोसा मेरा जनता के ऊपर है, युवाओं के ऊपर है। और इसीलिए मुझे लगता है कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम सीटें जो होगी
वो हमारे फेवर में जाएंगी। क्या ये हम आंकड़ा ये नहीं होगा? कहेंगे, देखिए आप हमको चाहिएगा कि मैं अनंत सिंह बन जाए, अनंत सिंह बन के नहीं, बोलेंगे नहीं, हम सब 250 जीत नहीं, लेंगे नहीं, जबकि नहीं, 243 ही अच्छा, होता है, तो आप वो हम नहीं करेंगे। महागठबंधन में और क्या हम आंकड़ा होगा? प्रोग्नोसिस नहीं कर सकते हैं और ना करना चाहते हैं, और ये हम भविष्य वक्ता भी नहीं बनना चाहते हैं। हम जहां तक मानते हैं कि हम मेरा पूरा भरोसा यूथ पॉपुलेशन पर है, महिलाओं पर है, गरीबों वंचितों पर है खासतौर पर, और स्पेशली मेरा प्रवासियों पर है। बिहार की आपको पता होगा हर चौथा पुरुष बिहार से बाहर है, चाहे मजदूरी कर प्रियंका रहा जी, है या जो भी कितनी- काम कर रहा है, हमको उस पर भरोसा है कि वो बिहार आए हैं। इसीलिए तेजस्वी जी ने कहा ठेकुआ आए हैं तो ठेकुआ खा के चले मत जाइएगा, वोट करके जाइएगा, वो बदलाव लाएंगे एक बिहार एक में। आंकड़ा अगर मैं आपसे पूछना चाहूँ, 243 में से महागठबंधन कितनी सीट जीत जाएगा? मैंने आपको कहा मैं भविष्य वक्ता नहीं नहीं, हूं, फिर पर भी आपकी प्लानिंग तो होगी। पर हमारा जो भी है मैं मानती हूँ कि 220 प्लस ही होना चाहिए। तो ठीक है, अब जो मेन सवाल है मेरा ये है कि 220 आप जीत रहे हैं, तो वो कौन सी 23 सीटें जो आप हार रहे हैं? हम लोग कोई हारेंगे नहीं, वहाँ भी जो जितने भी लोग बचेंगे उनको भी हम कोशिश करेंगे हमारे साथ आ जाए, कोई विपक्षी ना बचे बिहार में। चलिए प्रियंका जी, एक किरदार और है इस चुनाव के, आप समझ गई होंगी, प्रशांत किशोर। एक लड़ाई सोशल मीडिया पर लड़ी जा रही है, दूसरी जमीन पर लड़ी जा रही है। सोशल मीडिया की लड़ाई में क्या प्रशांत किशोर बहुत आगे निकल गए हैं? जमीन पे क्या कहाँ है वो? आपने खुद ही इस्तेमाल कर दिया सोशल मीडिया, तो मैं यही मानती हूँ हाँ रील में तो निकल रहे हैं, रियल में नहीं। रील में जिस रील की बात प्रधानमंत्री कर रहे थे उसमें निकल रहे हैं। कारण ये है कि आपको कहीं भी दिखने के लिए एक ह्यूज मनी इन्वेस्टमेंट करना होता है। आप अगर इंस्टाग्राम भी चलाएं या फेसबुक भी चलाएं या ट्विटर भी चलाएं, टू प्रमोट योर पोस्ट यू नीड अ लॉट ऑफ मनी फॉर दैट। तो पैसे हैं उनके पास, पैसे हैं, अच्छे खासे पैसे हैं, तभी तो कथित गांधीवादी ये कहते हैं कि मैं गांधीवादी हूँ, ऐसा गांधीवादी जो बिहार में आते ही सबसे पहले शराब चालू कराऊंगा। ऐसे गांधीवादियों को हमने पहली बार देखा। तो पैसा उनके पास आ रहा है शराब, और मैं एक कनेक्शन भी फाइंड आउट करती हूँ कि जब ये व्यक्ति कहते हैं मैं शराब चलाऊंगा, शराब शुरू करूंगा दोबारा बिहार में, तो मुझे आंध्र प्रदेश के वो लोग याद आते हैं, वो शराब के माफिया याद आते हैं जो इनको अच्छे खासे पैसे देते हैं। तो हाँ, उनके लिए ये काम करना चाहते होंगे, बिहार वासियों के लिए नहीं। क्योंकि अगर बिहार वासियों के लिए करते तो बीपीएससी का जो आंदोलन हुआ था, आपने देखा कि छात्रों ने इनका कैसा खुल करके विरोध किया है। तो जो है हवाबाजी है, हवा में हवा उड़ जाएगा, और क्या। नहीं, लेकिन ट्रायंगुलर है चुनाव, बाइपोलर है, नहीं, कई नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं बिल्कुल नहीं बाइपोलर है मानती, बिल्कुल बिल्कुल चुनाव। नहीं मानती। क्योंकि आप खुद देख लीजिए कि ये जो व्यक्ति हैं, मतलब इस तरीके की बातें करते हैं कि जनता भी कई बार चिढ़ जाती है। कारण ये है कि आप अधिकतर देखिएगा कि मुद्दे पे ना बात करके ये सबसे ज्यादा अगर किसी व्यक्ति को टारगेट करते हैं तो वो तेजस्वी जी हैं। और हमेशा जब तेजस्वी जी को ये नौवीं फेल बोलते हैं, मुझे लगता है कि आखिर कैसे इन पे कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होती है। रीजन बीइंग कि आप एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल बात कर रहे होते हैं। क्योंकि अगर ऐसा होता कि शिक्षा का पैमाना राजनीति से जुड़ा होता, तब तो पीएचडी करने वाले ही एमपी बनते, ग्रेजुएशन और मास्टर्स करने वाले ही एमएलए बनते, और बाकी जो मतलब कह रहे हैं कि डीलिट और ये सब करके आएंगे वही लोग बाकी चीजें संभालेंगे। तो अगर आप पहले तो जब अनकॉन्स्टिट्यूशनल बात करते हैं, तो क्या इनको, मैं खुद भी मानती हूँ कि कई बार जब ऐसा बोला जाता है, सम्राट चौधरी जी के लिए भी मैंने देखा किन शब्दों का इस्तेमाल हो रहा है, 8वीं पास और पता नहीं क्या क्या, तो मुझे दुख इस बात का लगता है कि ठीक है हमारी असहमति हो सकती है कि आपको डिग्री के बारे में झूठ नहीं बोलना चाहिए, लेकिन कौन कितना पढ़ा है इसके ऊपर इस तरीके से छीटाकसी करना ये कहीं से भी उचित नहीं, चाहे प्रधानमंत्री जी भी क्यों ना हो। और जब आप प्रधानमंत्री बनाने के लिए आप उनके साथ लग के काम कर रहे थे, तो आपको पता नहीं था कि वो 4वीं पास है, तब प्रधानमंत्री आप बना रहे थे और आपको दिक्कत हो रही है। सीधी बात है कि शिक्षा पर जो व्यक्ति राजनीति से जोड़ के छीटाकसी करता है वो असंवैधानिक है और इसका कहीं से कोई बढ़ावा नहीं होना चाहिए। अच्छी बात है आपने इसका जिक्र किया। वैसे आप जानती भी होंगी एक 5वीं पास को भी प्रशांत किशोर ने टिकट दिया है। खैर, और मुझे उससे दिक्कत नहीं है। नहीं दिक्कत है, ये बिल्कुल अच्छी बात है। दिक्कत नहीं डेमोक्रेसी में बिल्कुल, बिल्कुल। इसका कोई और जगह होना मुझे भी नहीं दुख चाहिए। तब लगा जब उनसे फिर सवाल पूछा गया कि आपके 5वीं पास है, तो पता है उन्होंने, और वो दलित है व्यक्ति जो चुनाव कंटेस्ट कर रहे हैं, और ये सीधे बोल देते हैं अरे उसको मुख्यमंत्री थोड़ी बनना है। मतलब वो दलित व्यक्ति है तो वो सपना भी नहीं देख सकता है। तो ये चीजें मुझे बड़ी अनर्गल सी लगती हैं और पूरा हमको लगता है कि संविधान विरोधी बात ही चल रहा है। दो महत्वपूर्ण सवाल उस पे आते हैं। एक तो जो 10-12 सीटों का आपका समीकरण रहा महागठबंधन में, फ्रेंडली फाइट, इसको ये नहीं कहा जा सकता, नॉर्मलाइज नहीं किया जा सकता कि आप जो है बहुत ज़्यादा डेमोक्रेटिक हो गए, चलो भाई लड़ लेते हैं। वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जो लोग विश्लेषण कर रहे हैं सोशल मीडिया से लेकर अन्य जगहों पर, कि कहीं ना कहीं ये डेंट करने वाली बात रही कुछ जगहों पर जहां पर फ्रेंडली फाइट आप कर रहे हैं। मैं जिस ज़िले से आता हूं उसी ज़िले की ही एक सीट की बात कर लेता हूं, 500 से भी कम वोटों का अंतर रहा जहां कांग्रेस और सीपीआई आमने सामने है। कई जगहों पर कांग्रेस और आप भी आमने सामने थे, हालांकि
मामला चल रहा है, देखते हैं क्या होता है। लेकिन आपको नहीं लगता कि इसमें थोड़ी चूक हो गई, रणनीतिक चूक इसको कहा जा सकता है महागठबंधन की? नहीं, मतलब अगर ऐसा होता तो आपको याद होगा महाराष्ट्र में भी 8 से ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़ी थी एनडीए में ही, लगभग सो कॉल्ड फ्रेंडली फाइट जो हुआ था। दूसरी बात, बिहार में आप लगातार देख रहे होंगे कि हमारे पार्टी के लेटर हेड से भी आ रहा है कि किस कैंडिडेट को हम कहाँ पर समर्थन दे रहे हैं। वो चीज़ें हो रही है, प्रेशराइजिंग पॉलिटिक्स हैपेंस एवरीवेयर। पर जो मैं ये देख पा रही हूँ कि महागठबंधन एकजुट कम से कम नजर तो आ रहा है और दिख भी रहा है और काम भी कर रहा है, साथ में प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा है। आखिरी बार आपने कब देखा कि एनडीए का कोई संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ? इनफैक्ट उन्होंने अनाउंसमेंट तो करी, 2-3 बार करी, पर अनाउंसमेंट का तो कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं देखा। चेहरा तक नहीं नजर आ रहा है, सीएम तक नहीं नजर आ रहा है। और कई बार न जानते हैं, मीडिया वाले पूछते हैं कि कौन होगा सीएम का फेस, आपको चिंता नहीं है? हम बोलते हैं कि नहीं, हमको चिंता ही नहीं है, क्योंकि उधर से कोई होगा ही नहीं, तो हम चिंता क्यों करेंगे? हमारे वाले डिक्लेयर है, वही होंगे। अब तक जितने भी सर्वे रिपोर्ट आए हैं, आपकी सीटों को लेकर हम नहीं बात करते, सीएम फेस को लेकर के बात करते हैं। तेजस्वी जी सबसे टॉप पे चल रहे हैं, नंबर 1 चल रहे हैं। कुछ ग्राफ गिरा भी, बढ़ा भी, अन्य सर्वे जितने भी सर्वे आए हैं नंबर 1 है। लेकिन लोग कह रहे हैं कि जो 2020 में स्पार्क दिख रहा था उस चुनाव में, उसकी कमी दिख रही है। जो जिनके जिनके ये सर्वे आ रहे हैं वो भी लोग ये बात कह रहे हैं। आपको लगता है कि आने वाले 2-4-10 दिन में जो और चुनाव प्रचार होगा, पहले चरण के बाद दूसरे चरण में भी वोटिंग होनी है, तो उसमें सारी चीज़ों को कवर अप कर लेंगे आप? देखिए, बिहार में फेस्टिवल्स भी थे, लोग उसमें भी इन्वॉल्व थे। सबसे बड़ा हमारा जो पर्व होता है महापर्व, छठ भी था, तो लोग उसमें इन्वॉल्व थे। पर धीरे धीरे आपको परवान चढ़ता दिख रहा होगा। पर जो सर्वेस की अगर आप बात करते हैं, मैं सर्वेस पर पर्सनली भरोसा नहीं करती, क्योंकि जब बिहार की बात आती है सारा सर्वे गलत हो जाता है। आप खुद पुराना रिपोर्ट मिला करके देखिएगा, अराउंड 56 to 58% सर्वेस जो अभी तक प्रिडिक्शन हुए बिहार को लेकर के, वो गलत ही हुए। और मैं जो लोग भी कह रहे हैं कि नई स्पार्क दिख रहा है, हमको दिख रहा है। जब कहा जाता है कि हर घर में सरकारी नौकरी पहुंचाएंगे, सरकारी नौकरी के नाम पे जो युवाओं के आंख में स्पार्क आता है ना, उससे खूबसूरत स्पार्क ना कभी देखा गया, ना कभी देखा जाएगा। क्योंकि जब अगर बाजार समिति आप चले जाइएगा, पटना चले जाइएगा, भूतनाथ रोड चले जाइएगा, कितनी मुश्किलों से युवा वहां रह रहा है, एक छोटी सी कमरे में रह रहा है, पिता माता सब कुछ छोड़ छाड़ करके उनमें पैसे झोंक रहे हैं कि किसी तरह सरकारी नौकरी मिल जाए। तो जब सरकारी नौकरी मिलेगी, जो वो स्पार्क आएगा, वो बिहार को चमकाएगा। और अगर मैं सर्वे और इन सब चीज़ों की बात करूँ, तो कई सर्वे तो कई कुछ चीज़ें दिखाते हैं, पर ये इस बात पे हमको लगता है क्यों नहीं किसी का फोकस जा रहा है कि आज़ादी से लेकर आज तक बिहार ही एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पर कभी भी भाजपा अपने पांव नहीं टिका पाई। आप अगर इंडिपेंडेंस के बाद पहले चुनाव हुआ 1952 में, फिर हुए 1957 में, कितने सीटें आई थी जनसंघ को? 0 0। 1962 में जाकर के उनका खाता खुला 3 से, और आज तक ले लीजिए, क्योंकि मैं मानती हूँ आज तक भी आप देख लीजिएगा, कभी स्टैंड अलोन गवर्नमेंट उन्होंने फॉर्म नहीं किया। इनफैक्ट एक बार तो पावर में आए तो वो भी कर्पूरी जी की सरकार गिरा दी, क्योंकि वो कमीशन लेकर के आना चाहते थे और कई सारी बातें थी उसमें। पर मेरा ये मानना है कि बिहार कभी भी एक ऐसा कहते हैं, एक ऐसा अभेद किला रहा है भाजपा के लिए, जो कभी नहीं भेदा जाएगा। कारण है कि वो बुद्ध की धरती है, और बुद्ध के न्याय की नीति और सहिष्णुता वहां की मिट्टी के जर्रे जर्रे में है, जिसको भाजपा जैसी कट्टरवादी ताकतें कभी नहीं भेद पाएंगी। जी प्रियंका जी, आजकल तो लोग पर्ची पर भी लिख कर दे रहे हैं। आप कुछ ऐसा है जो आपके मन में, जो आप पर्ची पर लिख सकती हैं और 14 नवंबर के बाद वो सही साबित होगा? मैं पर्ची पर क्या, मतलब मुझे तो लगता है कि अगर कोई व्यक्ति कह ही दे तो ये उसका कहना ही इनफ होगा। 220 प्लस जो आपने आराम कह से दिया। आराम से। और मैं तो 220 प्लस भी मैं कहना नहीं चाहती। कारण ये है कि मैं खुद भरोसा नहीं करती हूँ इन सब आंकड़ों पर, क्योंकि मैंने सब कुछ छोड़ दिया है जनता के हाथ में। और मैं सारा कुछ, अगर कहेंगे आप दांव कहाँ लगा रही हैं, मैं कहूँगी युवाओं पर, क्योंकि युवा बदलाव लाएंगे। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति सालों साल, वो मैं देखती हूँ ना, वीडियोस आते हैं, बोला जाता है कि कब तक तैयारी करते रहे, कितना तैयारी करें, उम्र निकल रहा है, तो आप समझ रही हैं कि बहुत चीज़ें जुड़ी होती हैं। आप देश भर में देख लीजिए, अरेंज मैरिजेस का मोस्टली कॉन्सेप्ट है, चाहे आप अखबार के पन्ने उठा लीजिए, कहीं उठा लीजिए, हम जानते हैं ये रोज़मर्रा की सच्चाई है। कैसे होता है अरेंज मैरिज? सबसे पहला सवाल आता है कि लड़कवा कोची करता है, क्या करता है लड़का? जब वो कुछ करता ही नहीं है तो शादियां भी नहीं होती हैं। तो इसलिए मैं यही मानती हूँ कि युवा बदलाव लाएंगे, और बिहार में हम चेंज जरूर देखेंगे, चाहे सीटें कितनी भी हो, फर्क नहीं पड़ता, पर बदलाव होगा। चलिए प्रियंका जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं और शुक्रिया बिहार तक के मंच पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत शुक्रिया। मंच पर अगली बार हमारे साथ एक नए मेहमान होंगे, तब तक के लिए आप देखते रहिए बिहार तक।